Hi guys, my name is Pawan Kumar, Mahavir Institute of Nursery Teacher Training NTT, जो कि NTT का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है। आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली थी हुई और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। कुछ लोग जुड़ पाए हैं, बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं और इसके लिए खेद है। कल 11:30 से फिर ऑनलाइन क्लासेस की प्रोसेस शुरू की जाएगी। जिन लोगों का व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं है, जो ऐड कराना चाहते हैं वह आज ही ऐड करा ले, क्योंकि क्लास होने के वक्त सभी लोगों का मैसेज आता है, सर ये नंबर ऐड कर दीजिए, सर ये नंबर ऐड कर दीजिए। एक्चुअली हमें इस समय प्रॉब्लम होती है। आप लोग पहले ही नंबर सेंड कर दें ताकि आप लोगों का नंबर ऐड कर दिया जाएगा। हम लोग को पढ़ना है एनटीटी के बारे में। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, जो कि अपने बिहार में इसी वर्ष से लॉन्च हुआ है। यह अपने बिहार में नई कोर्सेस है, ठीक है। एनटीटी में सबसे पहले पेपर 1 है। क्लास मेरी ऑल निकल चुकी है, पहले से क्लास चलती है। ऑफलाइन क्लास चल रही थी, इसलिए विशेष हम विस्तृत नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को नोट्स वगैरह ले लीजिएगा, नोट्स के माध्यम से अप्रूवल करा दिया जाएगा जो पहले से क्लास चली है उसका। बहुत सारे हैं। अब फिर से क्लास चलाने का रीजन है कि हमें बैक जाना होगा और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रॉब्लम होगी। आप लोग नोट्स के माध्यम से तैयारी कर लीजिएगा। उसमें जो प्रॉब्लम होगी मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आपका सलूशन हो जाएगा, बता दिया जाएगा जो प्रॉब्लम होगा। देखेंगे हम लोग पेपर 1 है। पेपर 1 है जो बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान है और इसको हिंदी में बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। जो टीचर बनने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जो कोई भी टीचर से जुड़ी हुई टेस्ट हो, आपको कोई भी सीटेट बीटेट वगैरह या केबीसी वगैरह कोई भी एग्जाम निकालना होगा, जैसे एनटीटी आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 2 वर्ष का कोर्सेस है, इसको कंप्लीट कर लिया, तो करने के बाद आपको जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आएगा, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें से 30 नंबर की क्वेश्चन होती है। आप लोग क्या करें कि यह सब्जेक्ट है, पेपर 1 है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और जब पढ़िएगा इसको तो बहुत ही मन लगेगा। इसमें बाल मनोविज्ञान है, टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, जो बच्चे से संबंधित इसमें टॉपिक है, जितने भी है वह बच्चे से ही संबंधित है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर, तो यह जो है बाल मनोविज्ञान, मन की बात वगैरह सबके बारे में बताएगा। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है, बाल विकास और मनोविज्ञान दोनों की डिफिनेशन बताएगा। बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएगा, यानी उसका विस्तृत बताएगा आपको। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन एवं विधियां किस प्रकार से पढ़ा जाता है और क्या इसका अध्ययन विधि वगैरह जो बालकों के बारे में बताया जाता है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व, इसका क्या उपयोग होगा और क्या महत्व है, इसके बारे में बताया जाता है। बाल विकास की अवस्थाएं हैं, जो कि अवस्थाएं में नवजात शिशु की अवस्था भी है। नवजात, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवजात शिशु की अवस्थाएं, जिसमें नवजात शिशु की अवस्थाएं में शारीरिक विकास से संबंधित है। नवजात शिशु की क्रिया है, नवजात शिशु का क्रंदन है, नवजात शिशु की संवेदनशीलता है। अभी तक हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान पढ़ चुके हुए हैं, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर पढ़ चुके हुए हैं। बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जान चुके हुए हैं। बाल मनोविज्ञान अध्ययन विधि के बारे में भी जान चुके हुए हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व,
इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके और बाल विकास की अवस्थाएं भी पढ़ चुके हुए हैं। क्या चंदन जी जी अभी बाल विकास की अवस्थाएं हो चुका है। नवजात शिशु की विशेष अवस्थाएं हैं जो कि हम लोग नवजात शिशु की विशेष अवस्थाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें भी शारीरिक विकास से संबंधित अवस्थाएं विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हुए हैं और नवजात शिशु की क्रियाएं भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे नवजात शिशु का क्रंदन और नवजात शिशु की संवेदनशीलता। क्या चंदन जी आपने पढ़ा है तो कुछ तो बताइएगा। जैसे बाल विकास में मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ऐतिहासिक भूविशेष या उपयुक्तता महत्व, कुछ तो बताइएगा। है कुछ याद? बाल विकास जैसे कि बालक का जो जन्म से लेके जो निरंतर प्रक्रिया चलता रहता है, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान जिसके मन के विज्ञान को बाल मनोविज्ञान बोलिए है। जोर से बोलिए, थोड़ा सभी के पास आवाज जाए। बाल मनोविज्ञान के पास जो विकास होता है, जैसे बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद से जो निरंतर भाषा बोली जाती है, जैसे कि उसमें चूसने की आदत ज़्यादा होती है, इसी से सर बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में विशेष। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा चंदन जी, बैठिए। सुरेंद्र जी आप भी कुछ बताना चाहिएगा, बोलिए कुछ भी, जो भी आपने पढ़े कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में बोलिए। जी सर, बाल मनोविज्ञान जो है वो बाल मनोविज्ञान जो बालक के मन की बात को बाहर की तरफ लाना, जो बाल विकास जो एक बालक की विकास, उसकी आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। और बाल मनोविज्ञान क्रियाएं, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था वगैरह सब तो है पढ़ना जी। बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की अवस्था को, मृत्यु तक चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक। और प्रौढ़ावस्था जो है सर वो 20 से ऊपर 25-27 साल तक की उम्र को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। चलिए सुंदर जी ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छे। विनोद जी हैं सर, विनोद जी। अच्छा विनोद जी हैं, ठीक है। एक्चुअली हमको नाम सही से उतना याद नहीं था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसे हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या है जी, ठीक है। जो नहीं अभी तक पढ़े वो देख ले, और इसके बाद में आप लोग तो लिखिएगा ही, समझिएगा इसके बारे में। देखिए जैसे बाल मनोविज्ञान की विधियां है तो इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें जीवन नेतृत्व विधि है, मनोभौतिक विधि है, चिकित्सात्मक है, इस तरह की बहुत सारे हैं। बाल मनोविज्ञान में उपयोगिता है, महत्व है। तो बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोग जो होता है उसके लिए है। बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगिता जो होता है उसके लिए है। बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है। बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी होता है। बाल विकास की अवस्थाएं जो है, बाल विकास की अवस्थाएं बहुत अच्छी है। इसमें बच्चा जन्म से लेकर और बड़ा तक होता है उसके पूरे बारे में विस्तार से बताया गया है। शैशवावस्था है जो 1 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था बोला जाता है। किशोरावस्था है जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है। गर्भकालीन अवस्था है। गर्भकालीन अवस्था में भी जब बच्चा पेट में रहता है तो उसी समय से वो गर्भकालीन अवस्था बोला जाता है। जो गर्भकालीन अवस्था कितने दिन की होती है? 250 से 300 तक दिन की होती है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था में बहुत सारी हम लोग को पढ़ना है। इसमें गर्भकालीन अवस्था में बीजावस्था पढ़े हैं, बीजावस्था पढ़े हैं, भ्रूणावस्था पढ़े हैं, गर्भकालीन अवस्था पढ़े हैं,
शिष्यावस्था के बारे में पढ़े हैं। बचपना अवस्था है, बाल्य अवस्था है, ये सब है। वे संधि है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, मध्यावस्था है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। वृद्धावस्था भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। अब है कि शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं। शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं यही है जो नवजात शिशु का आकार के बारे में बताता है, लिख चुके हुए हैं। माँ के आहार वगैरह ये सब इसमें आते हैं। शारीरिक अनुपात है, नवजात शिशु के विशिष्ट गुण के बारे में है। शारीरिक क्रिया भी है इसमें। अब लोग उसके बाद है नवजात शिशु की क्रियाएं है। नवजात शिशु की क्रियाएं ये भी हम लोग लिख चुके हुए हैं, कंप्लीट है। इसमें तो कोई आप लोग को शिकायत नहीं है? कुछ पूछना वगैरह भी है तो बताइएगा। कुछ पूछना वगैरह नहीं ना है? नहीं सर, सब तो लिखाया ही हुआ है। चलिए, लिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नवजात शिशु का क्रंदन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, नवजात शिशु का क्रंदन जो है, शिशुओं का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिशु का क्या है? रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उनके लिए संचार का बुनियाद साधन होता है। उनके लिए क्या होता है, ये हम क्रंदन के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्रंदन, नवजात शिशु के क्रंदन है जी। तो नवजात शिशु के क्रंदन में शिशु को रोना एक स्वाभाविक क्रिया है। शिशु नहीं रोएगा तो ऐसा नहीं है। शिशु जन्म लेता है और रोना प्रारंभ कर देता है, तो शिशु का एक स्वाभाविक क्रिया है जो उनके लिए संचार का बुनियाद साधन होता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि मुख से बुलाते हैं जी। कोई सामान लेना होता है तो हम लोग आवाज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक संचार यह हो गया, किसी को आवाज देकर बुलाना, किसी के नाम से बुलाना, मम्मी पापा कोई भी हो उसको बुलाना, बोलना। जो नवजात शिशु होता है तो वह ना मम्मी बोलता है ना पापा बोलता है, तो नहीं बोल पाता है, तो वह कैसे बुलाएगा किसी को? उसकी जब उसे जब भूख लगेगी या उसके आंतरिक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बुलाने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है जो वो बोल पा रहा है, तो उसको बुलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वह क्या होता है कि बच्चा रोता है तो रोने के बाद ऑलरेडी पेरेंट्स को पता चल जाता है, उसके घर वाले को पता चल जाता है कि बच्चा रो रहा है, यानी कोई ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा होने लगता है। इसी को संचार बुनियादी साधन बोला जाता है या संचार के माध्यम होता है। संचार जैसे अब दूरभाषा को भी संचार बोला जाता है। जैसे मोबाइल से भी बात करते थे, यहाँ बात करें वहाँ तक, तो जो आपके बातें होती है वो जा रही है तो एक दूसरे के पास पहुँच रहा है, तो वह साधन के कारण पहुँच रहा है, संचार जो बोला जाता है। और वो भी अपनी बातों को रोककर आपके तक पहुँचा रहा है, घर में पहुँचा रहा है, यानी घर के और मेंबर लोग हैं जो सुन रहे हैं कि बच्चा मेरा रो रहा है, तो उसको रोता है देख के लोग जाता है, उसको उठाता है और जो उसका समस्या आता है उसको समाधान करता है। भूख लगा होता है, भूख तो दूध वगैरह पिलाता है, बाकी बात जो होता है वो करता है। एक शिशु रोकर भूख, बेचैनी, ऊब या अकेलापन जैसी कई भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अभी हमने बोला वही बात बोल रहा है कि एक शिशु जब रोता है तो उसके पास भूख लगा हुआ होता है, तो उसके बारे में बताता है, या उसको जो समस्या होता है वह उसके माध्यम से वह बताता है। जब वह चिल्लाना शुरू होता है तभी उसके मम्मी पापा उसके पास जाते हैं, अन्यथा सब लोग जानता है कि बच्चा मेरा खेल रहा है जी। क्या यह बच्चा मेरा सोया हुआ है, और जब तक वो रोएगा नहीं तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और खेल रहा है तो खेल रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग लिखिएगा तो कॉपी निकालिए।
ये हो जाएगा, क्या? ऑनलाइन क्लास भी हो जाएगा इधर वीडियो भी हम लोग लिख भी लेंगे। और आप लोग भी पेन पेंसिल ये सब निकाल लीजिए और आप लोग भी लेकर बैठिए। जो लिखा रहे हैं सभी आदमी के पास बुक्स है तो बुक्स निकाल लीजिए, जिनके पास बुक्स नहीं है वह पेन पेंसिल कॉपी निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिएगा। यदि कोई इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हो गया, सभी लोग निकाल लिए। एक्चुअली बुक और नोट्स में डिफरेंस है। हाँ, बुक्स में और नोट्स में डिफरेंस है कि बुक की भाषा एक अलग है और अपनी नोट्स की भाषा एक अलग है। नोट्स भी बुक के से ही बनाई जाती है, बुक के माध्यम से ही बनता है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वह बुक से ही पढ़ाया जाता है, बुक से अलग नहीं है। तो नोट्स से है थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। बुक है आपके पास तो बुक से भी आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए, वो भी बहुत अच्छी है। बालक की अवस्थाएं, हम लोग का टॉपिक है बालक की अवस्थाएं। जिसमें नवजात शिशु का क्रंदन, बालक की अवस्थाएं जिसमें है नवजात शिशु का क्रंदन, यह हम लोग का 100 नंबर में आता है। जैसे इसके पहले अ और ब और स, ब लिखे हुए थे और स आ गया तो स आ जाता है। डैश दे के लिखिएगा नवजात शिशु का क्रंदन, डैश दे के लिखिएगा नवजात शिशु का क्रंदन जन्म के समय या जन्म के कुछ ही देर बाद में प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशु का क्रंदन जन्म के समय, नवजात शिशु का क्रंदन जन्म के समय हो गया जी। जन्म के समय या जन्म के कुछ देर बाद में प्रारंभ हो जाता है, या जन्म के कुछ देर बाद प्रारंभ हो जाता है। यही उस प्रारंभ हो जाता है, यही उसका प्रथम स्वर और भाषा होती है। यही उसका प्रथम स्वर और भाषा होती है। स्वर मतलब बोलना होता है, भाषा स्वर भाषा सब है। तो स्वर मतलब आवाज तो जो होता है बोलना होता है, भाषा है। तो भाषा हम लोग जो अभी बोल रहे हैं, अब ये नहीं है कि अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो या तमिल भाषा हो। बच्चा का कोई भाषा नहीं होता है। बच्चा जब रोना स्टार्ट करता है तब उसके लिए वह एक भाषा है। और हम लोग की तरह अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भाषाएं होती है, तो वैसा भाषा उनका नहीं है। बच्चा का फर्स्ट प्रक्रिया जो रोना प्रारंभ होता है और रोने से ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। यही कहना है इसका। लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा जन्म के कुछ समय तक की भाषा, जन्म के कुछ समय तक की भाषा जन्म के कुछ समय तक की भाषा